अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। सुहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। मुरीद के कत्लेआम से मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। साद रिजवी साहब के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। वो अब तक लापता हैं, किसी को नहीं पता वो किसकी तहवील में है, कहाँ पर हैं। एक ऐसी वीडियो सामने आई स्टेज से जहाँ पर वो गिर रहे थे, बेहोश हो रहे थे। मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है कि उन्हें गोली लगने के बाद के वो मनाज़र हैं। वो वीडियो भी आपके साथ शामिल करूँगा। वहाँ से जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, जिस किस्म की वीडियोज़ आ रही हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ ना हुई, वो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। उनकी तकारीर आपके साथ शामिल करूंगा कि कैसे गोली चलने से पहले वो मुज़ाकरात के लिए बुला रहे थे रियासत को, उन्होंने किस तरह बंदे भेजे रियासत के साथ मुज़ाकरात के लिए, और किस तरह जब गोलियां चल रही थीं तो उन्होंने अपने जिस्म पर कफन बांधा और किस तरह वो रियासत को वास्ते दे रहे थे कि गोलियां मत चलाएं। ये तमाम फुटेजेस आपके साथ शामिल करूंगा। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। सुहेल आफरीदी साहब ने क्या कुछ कहा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से, वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने क्या वादे किए, वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने अपना लाएहामल क्या दिया, इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करूँगा। मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप शरीक होगा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है अर्दली वो भी वहाँ पे होगा, और इसराइल के साथ किन कागजात के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे, ये क्यों इतना अहम है और मुरीद के अंदर ये सब मामला इसके साथ कैसे लिंक करता है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, उसका जो दादा है मरीम नवाज़ का, जिसे वो अपना दादा कहती हैं, उसकी कुछ ऐसी ट्वीट्स, मरीम को वो क्या कह रहा है, या उसने 2 दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में जिक्र भी किया होगा कि इस सारे एहतजाज को कैसे एक बड़े साहब की एक्सटेंशन के साथ कनेक्ट किया, यानी कि उनकी वजह से, एक्सटेंशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तफसीलात आपके साथ शामिल करता हूँ। सबसे पहले आप ज़रा ये तस्वीर देखें। ये वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता, इसमें बहुत सख्त किस्म का जलाओ गिराव है। ये 2 पुलिस वाले वीडियोस बना रहे हैं टिकटॉक की, अपने दूसरे पुलिस वाले साथी को फ़ोन दे करके आग के सामने कंटेनर के खड़े हैं जहां आग लगी हुई है, और वहां पर वो अपनी वीडियो को शूट कर रहे हैं। और यहाँ इनके आसपास जो इलाका है कंटेनर के, यहाँ पर मुतअद्दिद लाशें पड़ी हुई हैं। मैं आपको नहीं वो वीडियो दिखा सकता, यकीन जानिए वो वीडियोस ऐसी हैं, अगर जिन लोगों ने उन वीडियोस को, उन फुटेजेस को अभी तक देख लिया है तो उन्हें पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार ऐसे वॉक कर रहे हैं और आसपास लाशें पड़ी हुई हैं। एक बुज़ुर्ग बारिश दाढ़ी वाला एक शख्स जिसको गोलियां लगी, वो तड़प रहा है, शायद पानी मांग रहा है, या वो कह रहा है कि मेरी मदद करो। वो हाथ हिला करके ऐसे किसी पुलिस वाले, रेंजर वाले का पाँव पकड़ना चाह रहा है कि मुझे बचाओ। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डंडी हाथ में पकड़ी हुई लाशों के ऊपर रखे हुए वो खड़े हैं और इस तरह से यहाँ पर टिकटॉकें बना रहे हैं। ये आपकी रियासत और भर्ती किए हुए लोग होते हैं। मैंने अभी अपने पिछले वीलॉग में भी आपको कहा, ये स्पेशल स्क्वाड होता है और इन्हें भर्ती करने से पहले इनका शजरा देखा जाता है। जब कन्फर्म होता है कि ये उन्हीं लोगों की औलादें हैं जो अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होते थे और तनख्वाह के लिए अपने लोगों को गोलियाँ मारा करते थे। ये जालिम चेहरा रियासत का आप देखें। यार कुछ भी कह रहे थे, क्या सही है क्या गलत है, इस सारी चीज़ को आप इस वीलॉग को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सही था कौन गलत था। गोली चलाना, किसी के पास किसी की जान लेने का हक, ये रियासत नहीं है। ये कब्ज़ा माफिया का एक टोला इस मुल्क के ऊपर बैठा हुआ है। ये मकबूजा पाकिस्तान है इस वक्त। आप ज़रा ये साद रिजवी साहब का मैं क्लिप आपके साथ शामिल करता हूँ जिसमें वो मुज़ाकरात के हवाले से बता रहे हैं, यानी कि वो एहतजाज के लिए वहाँ बैठे हुए हैं और हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत करें। और यहाँ तक वो कहते हैं कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी जो हमें कहेगी हम वो करने के लिए तैयार हैं। 2 मरतबा उन्होंने वफ़द भेजा हुकूमत के पास मुज़ाकरात करने के लिए, और दोनों मरतबा उन मुज़ाकरात के लिए जाने वाले वफ़द को गिरफ़्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, वापस ही नहीं भेजा गया। कि हमारे 4 लोग मुज़ाकरात के लिए गए हैं, उन्हें भी वहाँ रोक लिया गया है। ये कौन से लोग हैं जो मुज़ाकरात नहीं होने दे पा रहे, हालात को ठीक नहीं होने दे रहे? ये कौन है भाई? मुज़ाकरात के लिए गए हुए लोगों को वापस भी नहीं आने दिया जा रहा कि वो पैगाम हम तक पहुंचाएं। ऐसी कौन सी बात हो गई है? हमसे कहा गया था कि आप रुके, मुज़ाकरात करते हैं। तकरीबन हमें 30 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 32 घंटे हम यहाँ बैठे हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, कोई बातचीत नहीं की जा रही। पहले जो बातचीत करने वाले थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अब जो दोबारा टीम बनाकर भेजी गई है उन्हें भी वापस नहीं आने दिया जा रहा। पिछले काफ़ी घंटों से ये एहतजाज पर बैठे हुए लोग बार बार स्टेज से ये पैगाम दे रहे थे कि हमारे साथ बातचीत की जाए, हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए। रात गए, फिर पुलिस की भारी नफरी, सैकड़ों गाड़ियाँ मुरीद के अंदर दाखिल हुई, रेंजर्स वहाँ पे दाखिल हुई, और फिर उसके बाद जब इन्हें पता चला कि भाई अब तो इनके इरादे ख़तरनाक हैं, तो जनाब गोली चलना शुरू हुई। बदतरीन फस्तायत और कत्लेआम जब स्टार्ट हुआ तो फिर स्टेज पर से साद रिजवी साहब ये बात कर रहे थे। तुमने हलाली माओ का दूध नहीं पिया, तुम कैसे हुजूर के गुलामों पर गोली चला रहे हो? हम कोई इंडिया है, हम कोई इंडिया से आए हैं, हम कोई किसी बॉर्डर से आए हैं। ओए चले जाओ वापस, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ।
और वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, उन 32 धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें बड़ी जनाब सरफराजियां देगा, अल्लाह तुम्हें हमेशा जनाब गज़वा हिंद के मुजाहिदों में बनाएगा, लेकिन खुदा के लिए अपनी नस्लों को बर्बाद ना करो। अब स्टेज के ऊपर से रियासत को ये पैगाम दिया जा रहा है, जो उन एहतजाज करने वालों का सिपहसालार है, उनका अमीर है, वो ये कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारी माँ के दूध का वास्ता, तुम्हें हबीब का वास्ता अल्लाह के, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मत चलाओ गोली, चले जाओ, तुम हमारे भाई हो। और नीचे खड़े लोग सारे लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह कह रहे हैं, और रियासत उनको गोलियां मार रही है, तर 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 गोलियां मार रही है। बड़ी दर्दनाक फुटेजेस हैं, बड़ी खौफनाक फुटेजेस हैं। यकीन जानिए, बात नहीं हो रही मेरे से कि एक पूरी कौम इस वक्त एक ट्रॉमे के अंदर है कि वहाँ का माहौल कैसा था उस वक्त। सर यकीन जानिए, हर तरफ एक मनहूस सा धुआं, एक अजीब सी वहशत तारी उस जगह पे, चीखों और धाड़ों की आवाज़ें, सड़कों पर खून बिखरा हुआ, ज़ख्मी तड़प रहे हैं, गलियों के अंदर सड़कों पे बैठे हुए अपनी कमीज़ें फाड़ करके ज़ख्मों पे बांध रहे हैं लोग अपने ज़ख्मियों की। एक कर्बनाक, एक दर्दनाक मंजर ऐसा जंगों के अंदर होता है। फिल्मों में आप देखते हैं ना कि कोई फिल्म आप देखेंगे तो वहाँ पुराने ज़माने की कोई जंग दिखा रहे हैं, घोड़ों के ऊपर आके कत्लेआम होता है, वो फिर ड्रोन ऊपर से जो शॉट लेता है उसका लाशें पड़ी हुई, अदाकार पड़े होते हैं, कपड़ों पे खून लगा करके, गले कटे हुए, मेकअप के ज़रिए जो बना होता है, जो हमें विजुअल नज़र आते हैं, वो वाले विजुअल्स थे सर, वो वाले विजुअल्स थे। लाशें उठा के नालों में फेंक दी गई, फुटेजेस आ रही हैं, लोग नालों में से लाशें निकाल रहे हैं अपनी, बख्तरबंद गाड़ियाँ और ट्रक लाशों के ऊपर चढ़ा दिए गए। अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता। ये मनाजिर जो हम देख के सोशल मीडिया पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं खुद से कोई बात नहीं कर रहा। और कितना अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं, कोई टीवी चैनल यहाँ पे मौजूद नहीं है। एज आई सेड कि दुनिया में जंगें लगती हैं तो बॉर्डर्स पे जाकर के सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन के, ज़िंदगी के साथ खेल करके अपने पेशे के साथ वफा करते हैं। पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी ऐसा नहीं करता, कोई सहाफ़ी यहाँ मौजूद नहीं होता। जंग लगी इंडिया पाकिस्तान की, बॉर्डर पे कोई नहीं है। अफ़गानिस्तान के साथ जंग झड़प हुई, कोई बॉर्डर पे नहीं जाएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज आएगा, हाँ बस यही खबर है, यही सच है, जिसने बोल दिया हमें कि ये हुआ छाप देंगे उसको। अनफॉर्चुनेट था, बहुत अफसोसनाक था, बहुत दर्दनाक था आज के जो मनाजिर थे। उसके बाद जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ नज़र आया तो साद रिजवी साहब ने एक कफन अपने जिस्म के साथ लपेटा और फिर वो खड़े हो गए कि मुझे गोली मार दो। उसके बाद फिर उनकी एक वीडियो ऐसी सामने आई जिसमें आसपास के लोग रो रहे हैं, चीखें हैं, धाड़े हैं, कर्ब है, दर्द है, और साद रिजवी साहब जो हैं वो अचानक से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उनके भाई यहाँ पे कितनी बेबसी है इस फुटेज के अंदर, वो उन्हें देख रहे हैं, और उसके बाद साद रिजवी साहब जो हैं वो गायब हैं। अभी तक उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। मुताद्दिद खबरें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। ये सारा मीर साहब एक्टिविस्ट हैं, ये लिखती हैं, कोई कंफर्म कर सकता है? साद रिजवी साहब की शहादत की खबरें आ रही हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन वो इस वक्त नहीं है मंजर आम पर। उसके बारे में ना रियासत इतला दे रही है, ना ही तहरीक लब्बैक की तरफ से कोई बात सामने आ रही है। हरमीत सिंह इस हवाले से लिखते हैं, हरमीत सिंह का ट्वीट है, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के सरबराह अलामा साद हुसैन रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं और इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो इस तरह की खबरें मुतअद्दिद इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हकीकत अभी तक इसकी कंफर्मेशन कहीं पर भी नहीं हो रही कि उनके साथ क्या हुआ है, वो किस हाल के अंदर है। बस एक वीडियो जो वहाँ से आई है वो ये है कि वो अपने स्टेज के ऊपर जहाँ खड़े थे लोग उन्हें संभाल रहे हैं और एवरीबॉडी वाज क्राइंग, वहाँ पे दाड़ें और चीखें, और वो गिर रहे हैं और बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद कोई मजीद इस तरह की चीज़ सामने नहीं आती। कंटेनर्स के ऊपर गोलियाँ चलाई गई, इसकी फुटेजेस मौजूद हैं। स्टेज पर खड़े रहनुमा जो थे तहरीक लब्बैक के, उन्होंने हाथों में पकड़ करके गोलियाँ दिखाई कि कंटेनर्स के ऊपर सीधे फायर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दादा जो हैं, रज़ी दादा, मरियम के दादा, उन्होंने इस कत्लेआम के बाद फ़ौरन ट्वीट किया, खातून आहन मरियम नवाज़, यानी कि वो इनडायरेक्टली लोगों को बता रहे हैं कि ये कत्लेआम मरियम नवाज़ ने किया। अब कुछ दिन पहले इसी दादा ने मरियम के एक ट्वीट की थी, इसमें लिखा था, तारीख़ तो यही बताती है कि ऐसे मुजाहिरीन और मुजाहरे तब ही होते हैं जब किसी ने रिटायरमेंट के बजाय तोसीह लेना हो। पता नहीं किसकी रिटायरमेंट करीब है। अब ये मरियम नवाज़ का बहुत ही करीबी शख्स है, ये उनकी मर्ज़ी के खिलाफ तो कोई बात करेगा नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में साथ में बातचीत हो रही होती है, मरियम इसको ट्विटर पे दादा कह रही होती है, गुड़ भेज रही होती है, इसके लिए पीपल्स पार्टी के साथ झगड़ा कर लिया उसने, इसने वो बंदर नाचने वाला बयान दिया था, सिंधियों को बंदर कह दिया था, फिर इसको PTV से निकाला गया, सेनेट कमेटी में पीपल्स पार्टी वालों ने इसको खड़ा करके इससे माफ़ियाँ मंगवाई, और फिर मरियम ने आके स्टेज पर के धमकियाँ दी कि मेरे दादा के साथ आपने ऐसा किया, झगड़ा मोल लिया पीपल्स पार्टी के साथ। बहरहाल इस सारे सिनेरियो के अंदर ये आदमी ये कह रहा था कि एहतजाज जब शुरू हुआ था तो कह रहा था कि एक एक्सटेंशन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि ये इनडायरेक्टली हाफिज़ साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि उनकी एक्सटेंशन है और वो ये सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन मसला ये कि गोलियां कौन चला गया इस बीच में। कल साद रिजवी भी अपने कंटेनर पे खड़ा होकर यही कह रहा था कि तुम्हें जो फ़ायदा मिलना है अगर हमारे इस कत्लेआम से,
ہم کسی کو تو فائدہ ملنا ہے، ظاہر سی بات ہے، چاہے وہ اسرائیل سے ملنا ہے یا کسی بھی صورت میں پاکستان کے اقتدار میں ملنا ہے، تو یہ عاشقان رسول کو گولیاں مت مارو، کسی دوسری جگہ سے یہ فائدہ لے لو یار، ہم پہ گولیاں مت چلا۔ ان کا بیان بھی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا تھا اس حوالے سے۔ سہیل آفریدی صاحب جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 90 ووٹ لے کر کے منتخب ہو چکے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 3 مخالف امیدوار تھے، کسی ایک کو بھی 1 ووٹ نہیں پڑا، تینوں کے 0 ووٹ 0 ووٹ۔ 2 جو بندے تھے وہ ملک سے باہر ہیں، کسی کانفرنس کے لیے ہیں، خیبر پختونخوا کی نمائندگی کر رہے ہیں کسی ملک کے اندر، وہ نہیں آ سکے۔ باقی 90 ووٹ جو ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کو پڑے ہیں اور بھاری اکثریت کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، اب کسی جنگ میں نہیں مارا جاؤں گا، میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، اس شعر کے ساتھ انہوں نے کافی ڈیٹیل تقریر کی۔ اس حوالے سے انہوں نے DGISPR کی پریس کانفرنس کا بار بار ذکر کیا، عمران خان کو انہوں نے ریاست کہا، عمران خان کے رہائی کے حوالے سے کہا کہ میں نے آج پلان اس کے اوپر کر لی اور ابھی سے شروعات کر لی ہے، صوبے کے اندر جو ترقیاتی کام ہیں اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کچھ کہا۔ عمران خان کے نظریے اور بیانیے کی تشریح کی، اسٹیبلشمنٹ کو ریاست کی اصل آئینی تعریف بتائی، اور انہوں نے کہا کہ ریاست عمران خان ہے، جب عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو عوام ریاست ہوتی ہے، تو ریاست عمران خان ہے۔ یہ DG صاحب کی بات کا جواب انہوں نے دیا۔ حقیقی آزادی کے جو شہداء ہیں، 26 نومبر کو جن کو گولیاں ماری گئی، ان کے گھروں میں جانے کا اور ان کے قاتلوں تک جانے کی انہوں نے بات کی۔ مستقبل کا لائحہ عمل جو ہے وہ انہوں نے بتایا۔ گنڈاپور حکومت کے اچھے اقدامات کی تعریف کی، TLP پر گولی چلانے کی مذمت کی، اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار اور اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی۔ 9 مئی کے جھوٹے بیانیے ریڈیو پاکستان کے اس کی انکوائری کا اعلان کیا کہ جو جھوٹا بیانیہ کہ ریڈیو پاکستان PTI نے جلا دیا، انہوں نے کہا باقی جگہوں میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو خیبر پختونخوا کے اندر کم سے کم یہ ضرور کروں گا کہ پشاور کے اندر جو ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جلایا گیا ہے اس کی انکوائری میں ضرور کرواؤں گا کہ کس نے جلائی ہے۔ MPO اور 4 شیڈول کے حوالے سے ان کا بیان بڑا اہم تھا کہ لوگوں کے نام ڈال دیے جاتے ہیں 4 شیڈول کے اندر، پاسپورٹ بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اس قانون کے حوالے سے ایکشن اینڈ ایٹ سول پاور کے کالے قانون کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ پاکستان کے اندر قانون موجود ہے جس میں ادارے جب چاہیں کسی کو بھی چاہیں گرفتار کر لیں، غیر معینہ مدت تک کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں، اور عدالتوں میں جا کر کے اداروں کے خلاف آپ پٹیشن بھی نہیں دائر کر سکتے۔ تو اس طرح انسانی حقوق اور انسانی آزادی کے اوپر یہ کالا قانون تھا، جس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کیا جائے گا۔ قبائلی عوام کے مسائل اور ان کے حل کے اوپر بات کی۔ عمران خان کے شروع کیے گئے تاریخی منصوبوں کو آگے بڑھانے کا اعلان کیا۔ خیبر پختونخوا کے حقوق کے اوپر بات کی اور سوشل میڈیا کی سپریٹ بیس کو انہوں نے داد دی۔ ISF اور یوتھ ونگ کے دوستوں کو سراہا، تمام پارٹی اکابرین کی کوششوں کو انہوں نے سراہا۔ یہ ان کا تفصیلی بیان تھا، انہوں نے کھل کر کے اس حوالے سے بات کی۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو عدالت ہے پشاور کی ہائی کورٹ، وہاں پر تحریک انصاف کی قیادت جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں جا رہی ہے؟ یہ نعیم پنجوتا صاحب تحریک انصاف کے وکیل ہیں، یہ لکھتے ہیں تمام MPAs ہائی کورٹ پشاور پہنچے، آج ہی حلف لینے کی کورٹ سے استدعا کرنی ہے، درخواست تیار ہو چکی ہے، ہائی کورٹ جانے لگے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ گورنر نے کل رات کو جو بسوڑی پھیلائی تھی کہ میں ریجیکٹ کر کے اس نے استعفیٰ بھیج دیا، آئین قانون کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو قبول کر نہ کر، ایک بندہ نہیں کرنا چاہتا، کام نہیں کرنا چاہتا، آزاد آدمی ہو، کہتا ہے میں نہیں ہوں وزیر اعلیٰ، بس ٹھیک ہے، نہیں ہے، گورنر کیا کرے گا اس میں؟ بہرحال اس کے بعد اب یہ ایک چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے اس کے اندر کہ گورنر کہے کہ میں حلف نہیں لیتا، حلف لینے میں تاخیر کرے، اس لیے تحریک انصاف وہاں پہ جا رہی ہے عدالت کے اندر کہ آج ہی حلف لیا جائے، گورنر آج ہی حلف لینا ہے وزیر اعلیٰ سے، اور اگر نہیں بھی لیتا تو ایسا پہلے بھی ہوا تھا، حمزہ والے معاملے کے اوپر صدر پاکستان سے جا کر کے حلف لیا جا سکتا ہے، یا اس کا کوئی دوسرا طریقہ بھی قانون کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اگلی خبر آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ مصر کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہے، مصر کے صدر بھی ہیں اور باقی ملکوں کے رہنما بھی ہیں، وہاں پہ اردلی شہباز بھی جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بڑے اہم دستاویزات کے اوپر دستخط کیا جائے گا مصر کے ساتھ مل کر کے۔ اب آنے والے وقت میں کچھ گھنٹوں بعد یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ مصر میں اس کانفرنس کے اندر کون سی دستاویزات کے اوپر دستخط کیے گئے ہیں، لیکن شہباز گل صاحب کے ٹویٹ کے مطابق کہ میرے عزیز ہم وطنوں والا ماحول پاکستان کے اندر بن رہا ہے، ان کا اشارہ ہے کہ مارشل لا صاحب ماحول بن رہا ہے پاکستان کے اندر۔ دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ایک ایسی حکومت بیٹھی ہوئی ہے کہ جو آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے، عمران خان صاحب اس کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، جس کے اوپر DGISPR آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم ایسے وزیر اعلیٰ کو نہیں مانتے۔ وفاقی حکومت آ کر کے پریس کانفرنس کرتی ہے کہ سہیل آفریدی کو ہم وزیر اعلیٰ نہیں مانتے، اس کو روکنے کے لیے گورنر استعفے کے اوپر سائن نہیں کر رہا، یعنی کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے، ایک ایسی کابینہ، ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو نہ وفاق کو منظور ہے، نہ اداروں کو، نہ اسٹیبلشمنٹ کو۔ دوسری طرف افغان بارڈر کے اوپر جا، یہاں پہ قتل عام ہو گیا، سینکڑوں لوگ مار دیے گئے، TLP کے سربراہان اس وقت غائب ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو کس حال میں ہے، کہاں پہ ریاست نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پورا پاکستان اس وقت بلاک ہو رہا ہے، مختلف شہروں کے اندر سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، موٹر ویز کو بند کر دیا گیا، لوگ گاڑیوں کو روک رہے ہیں، پورے ملک کے اندر احتجاج ہر جگہ پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو کسی حد تک یہ سینس بھی بن رہا ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں والا ماحول یہاں پر ہو جائے، لیکن دوسری طرف ایک سینس یہ بھی بن رہا ہے کہ جو پاکستان کو اس جہنم کی آگ کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں اپنے ذاتی مفاد اور کرسی اور طاقت کے لیے، جو نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنی تعریفیں کروا رہے ہیں اور اسے نوبل انعام کے لیے نامزد کروا رہے ہیں، صرف اپنے اقتدار کے طول کے لیے، ان مجرموں اور ان چوروں اور ان غاصبوں کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، اللہ کی پکڑ ان کے اوپر نازل ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ میں آپ سے کرتے ہیں تفصیلی بات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔